हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। और पिछला जो एक्सरसाइज था हम लोगों का लाइन्स एंड एंगल, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 6th चैप्टर था वो आपका, पूरी तरह से आप लोगों ने देखा सारी चीज़ें। और लास्ट की जो एक्सरसाइज है 6.3, उसमें आप लोगों ने ट्रायंगल्स से रिलेटेड कुछ बातचीत की है, ठीक है। उसी बातचीत को आगे बढ़ाइए और आपका जो अगला चैप्टर है इत्तेफाक से चैप्टर नंबर 7, वो ट्रायंगल्स ही है, त्रिभुज ही है। तो इस ट्रायंगल्स को समझिए क्या होते हैं ट्रायंगल्स। मेरे साथ में मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। समझिए बेटा इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से। ट्राई का मतलब 3। और अगर एक क्लोज्ड फिगर हम बनाते हैं और इसका नाम दे लेते हैं ABC, तो ये जो क्लोज फिगर ABC आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के पार्ट्स कौन कौन से हैं? देयर आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स हैं कौन कौन सी? त्रिभुज। लिखते कैसे हैं? ट्रायंगल ABC। पार्ट्स कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? इसकी साइड्स हम कहते हैं AB। दूसरी साइड कौन सी है? BC। तीसरी साइड कौन सी है? CA या AC। AC या CA, तो AB BC CA, ये 3 साइड्स हैं। त्रिभुज की, ट्राइंगल्स की ये जो साइड्स होती हैं बेटा, इनकी इक्वलिटी हम लोग किस तरह से दिखाते हैं? ये 3 साइड्स हो गई। एंगल्स कैसे दिखाओगे? एंगल A, एंगल B और एंगल C। या इन एंगल्स को हम लोग नाम देते हैं। एंगल A को हम लोग बोल सकते हैं एंगल BAC, एंगल B को हम लोग बोल सकते हैं एंगल ABC, ठीक है। और एंगल C को हम लोग बोल सकते हैं एंगल ACB। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस एंगल के बारे में बात होती है वही चीज़ बीच में लिखी जाती है। बी के बारे में बात हो रही है वो बीच में आएगा। सीक्वेंसेस में चेंज कर सकते हो आप, जैसे अगर इसको चाहो तो इसको ये लिख दो या CAB लिख दो, एक ही बात है, दोनों बातें एक ही है। इसको हम क्या कर सकते हैं? एंगल CBA लिख सकते हैं और इसको एंगल BCA लिख सकते हैं। बस जिस एंगल के बारे में बात हो रही है वो एंगल बीच में बना हुआ रहे, ये ध्यान रखिएगा। जिस एंगल के बारे में बात हो रही है वो एंगल बीच में बना रहे। तो आप देखिए B है ना बीच में, बाकी कॉर्नर वाले जो हैं, जैसे C है बीच में, बाकी जो कॉर्नर वाले हैं उनसे मतलब नहीं रखने की जरूरत है, ठीक। बहुत ही प्यार से इस बात को समझते जाइए, किस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं इस चीज़ को समझिएगा। तो ये क्या है? ये है 3 भुजाओं द्वारा परिबद्ध किया गया क्षेत्र। ये क्या है? एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड्स। तो 3 भुजाओं द्वारा अगर कोई बाउंड किया जाए, परिबद्ध किया जाए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। तो इस तरह के फिगर को ही हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? क्योंकि इसमें साइड्स 3 हैं इसलिए इसको ट्राइंगल्स के नाम से बुलाते हैं। बाकी पिछली वाली क्लासों में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना। पिछली वाली क्लासेस में हम सभी लोग अगर 3 भुजाएं हैं तो क्या बोलेंगे? ट्राइंगल्स बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स भी हैं, उनके बारे में आगे बात होगी, लेकिन अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं ट्राइंगल्स पे। तो पिछली क्लासेस में आपने जितनी बातें पढ़ी हैं, पिछली एक्सरसाइज में आप देख सकते हो, पिछली एक्सरसाइज में भी आपने अच्छा खासा देखा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। तो ये सारी बातें आप लोग देख चुके हैं। उनके अलावा एक चीज़ और आप लोग जाने, ये तो बात हो गई। इसके अलावा अगली बात आती है कॉन्ग्रुएंसी। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं इसका मतलब समझ लें, इसका मतलब होती है सर्वांग समता। सर्वांग समता ही कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है। अभी कॉन्ग्रुएंसी तो इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे, हिंदी मीडियम वाले बहुत ही प्यार से समझ जाएंगे कि सर्वांग समता मतलब सर्व अंग, सभी अंगों की समता, यानी सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी सभी अंग एक समान। तो ऐसे बनता है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स किस तरह से होती है इस चीज़ को समझिएगा। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स के बारे में बात करें तो ये जो मार्कर होता है ना, इस मार्कर के अंदर एक रिफिल पड़ता है। अगर उसको हम रिप्लेस करें और उसी की तरह का आइडेंटिकल यानी कॉन्ग्रुएंट रिफिल नहीं डालेंगे तो ये बंद नहीं होगा। पेन की रिफिल आप देख सकते हो, है ना। जैसे हम लोग सिक्कों की गड्डी बनाते थे, नोटों की गड्डियाँ होती हैं। 500 का कोई नोट आपने ऐसा नहीं कहा, 500 के नोट की गड्डी अगर आप देख रहे हैं तो उस गड्डी में सारे के सारे नोट एक जैसे होंगे। उनकी जितनी लंबाई है, उनकी जितनी चौड़ाई है, उनकी जितनी मोटाई है और उनका जैसा साइज़ है, वो साइज़ वाइज भी एक जैसे होते हैं, शेप वाइज भी एक जैसे होते हैं। शेप और साइज़ एक जैसा होना, अगर 2 इक्वल एरियाज़ हों तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा जब हम कहते हैं कि कोई एक, जैसे हमने ये एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब अगर दूसरा ट्रायंगल जो होगा वो इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा होगा, वो पूरी तरह से इसकी जिस तीनों साइड्स हैं वो उसके ऊपर होंगी, कहीं भी बाहर नहीं होंगी। तो ये जो ग्रीन वाला और रेड वाला ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये दोनों क्या हैं?
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांग सम है। सर्वांग समता में आप लोगों ने पढ़ा, इसके लिए क्या होना चाहिए अगर अलग अलग ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग बात करें। मैं कुछ ट्राइंगल्स ले रहा हूँ यहाँ पे, जरा जल्दी जल्दी देखिएगा इनको। इंट्रोडक्शन वाली बातचीत कर रहे हैं हम लोग। ये एक ट्राइंगल हमने बनाया, एक ट्राइंगल ये बना दिया, एक ट्राइंगल ये बना दिया और एक ट्राइंगल ये बना दिया। इन तीनों ट्राइंगल्स में अगर मैं आपसे कहूं कि ये 4 5 6 4 6 5 5 4 6 7 4 3, ठीक है, या 7 4 5 कर लीजिए, 7 5 4। तो इसमें आपको मालूम है कि ये साइड्स भले इधर उधर हैं, हम इस साइड को यहाँ पे रख के ऐसे पलट दें तो यहाँ पर हम इस ट्राइंगल को घुमा फिरा के इसके ऊपर पूरी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 3 ट्राइंगल्स अगर आप देख रहे हो जिनकी साइड्स बिल्कुल एक जैसी हैं, तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि अभी इनका हमको एक क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंसी के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। ये जो क्राइटेरिया है ये क्या है, ये है SSS यानी साइड साइड साइड। अगर कॉन्ग्रुएंसी हमको प्रूव करनी है तो हमको बताना होगा इनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। एंगल्स के बारे में कोई बात ना करो, आप साइड के बारे में बात कर लो तो आपको पूरी तरह से क्लियर है कि तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक साइड अगर डिफरेंट है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो हम लोग पहले वाली क्लास में देख चुके हैं। देखिए जरा, ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इनको अगर हमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है, बहुत ही प्यार से समझिएगा। अब अगर मान लीजिए हमें ये पता है कि इनकी जो साइड्स है वो इक्वल है, मान लीजिए हमें पता है कि AB जो है वो DE के इक्वल, ठीक है, और हमको ये पता है AB अगर DE के इक्वल है, दूसरी बात पता है कि जो BC है वो EF के इक्वल है, और तीसरी बात पता है जो CA है वो FD के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें नेमिंग का भैया बड़ा खेल है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमको ये 3 साइड्स की इक्वलिटी के बारे में इस ऑर्डर में पता है, अगर ये 3 साइड्स की इक्वलिटी के बारे में इस ऑर्डर में पता है हमें, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के जो नाम होंगे वो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल जिस ऑर्डर में ABC चला है उसी ऑर्डर में DEF लिखेंगे आप, और ये कहेंगे आपकी ये कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। और ये कॉन्ग्रुएंसी आप इस तरह से लिखोगे और इस तरह से ही लिखोगे, मतलब कहने का कि आप इसे FED अगर लिख रहे हैं तो CBA लिखना पड़ेगा। जिस ऑर्डर में आप ये चेंज करोगे उसी ऑर्डर में आप इसको चेंज करेंगे। जैसे अगर इसको हम लिख दिया ACB तो ये हो जाएगा DFE, और तब इन पे कॉन्ग्रुएंसी आप कुछ इस तरह से रख सकते हो, ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे तो आपने ABC लिखा हुआ है और यहाँ पे अपने आप DFE लिख दिया है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। लिखने का बड़ा खेल होता है और लिखने में ही आपको बहुत ध्यान देना होता है चीज़ों का, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि अगर आपको कभी दे दिया जाए कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, तो आप समझ जाना एंगल A एंगल D बराबर होंगे, एंगल B एंगल E बराबर होंगे, और एंगल C और एंगल F बराबर होंगे। इस ऑर्डर को हम लोग को ध्यान रखना है। अब साइड्स के बारे में बात कर लो, जैसे एंगल्स के बारे में बात की, AB है तो वो DE के बराबर होगी, ठीक। फिर अगर बात करें BC है तो वो EF के बराबर होगी, और फिर बात करें अगर CA है तो वो FD के बराबर होगी। मतलब कहने का है इसमें समझिएगा कि ये सारा जिस ऑर्डर में दिया होता है हिसाब किताब, मैंने साइड्स के बारे में लिख दिया, मैं एंगल्स के बारे में लिख दूँ, इसका मतलब ये होगा कि एंगल A जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B जो होगा वो E के इक्वल होगा, और एंगल C जो होगा ये एंगल F के इक्वल होगा। और ये सारा सिस्टम एक रिजल्ट देगा। मतलब क्या कहने का है कि अगर आपको ये पता है, जो मैंने रेड मार्कर से लगाया है, अगर ये बातें आपको पता हैं
कि ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, तो सी ए एफ डी के बराबर है। तो जैसा हमने कहा ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं ना, ये 3 पार्ट्स अगर आपको आपस में बराबर पता चल जाए तो आप अपने आप जज कर लीजिएगा कि बाकी बचे हुए 3 पार्ट्स यानी इसके एंगल्स कौन कौन से, ए इक्वल्स टू डी होगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू डी होगा, बी इज इक्वल्स टू ई होगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू ई होगा, और सी इज इक्वल्स टू एफ होगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ होगा। ठीक है, ये अपने आप आपस में इक्वल होंगे। और इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, हम कहते हैं क्यों इक्वल होंगे, तो हम कहते हैं बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी आप प्रूव कर लेंगे। तो जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स आप प्रूव कर लेंगे कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई और सी इज इक्वल टू एफ कैसे प्रूव करेंगे, बाय सी पी सी टी। कुछ बोर्ड्स में सी पी सी टी सी भी है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो जैसा जिस बोर्ड से भी आए हो आप, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये आपका आंसर बाय सी पी सी टी सी होता है। कैसे होता है, बाय सी पी सी टी सी। ये हमने बात की अभी अभी जिस क्राइटेरिया की कॉन्ग्रुएंसी का, वो क्राइटेरिया वो पोस्टुलेट कहलाता है एस 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 यानी साइड साइड साइड। लेट अस डिस्कस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ और कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया की। बहुत ही ध्यान से अब की बातों को समझिएगा जरा। अब जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको अगर हम उन्हीं डेफिनेट क्राइटेरियाज के बारे में बात करें, तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे अगर मान लीजिए हमको कोई एक साइड पता होती, वही दोनों ट्राइंगल्स ले रहा हूँ मैं, उन दोनों ट्राइंगल्स का नाम है ए बी सी और डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में बेटा मेरा कहना आप लोगों से बस इतना है कि अगर हमें कोई एक साइड पता होती कि साहब बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, तो क्या हम इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी जज कर पाते, कर सकते थे? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ई एफ और बी सी आपस में बराबर हैं तो हो सकता है कि ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर होती, लेकिन 7 के अलावा ये 7.5 है और ये 6.5 है। और यहाँ क्या हो सकता था, यहाँ हो सकता था कि कुछ ऐसे, ये 4 होती और ये 5 होती, ये 7 होती। तो एक साइड के इक्वल होने पर तो कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध नहीं होती, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता नहीं चलता है। चलिए और देखिए जरा, एक बात और समझिए। अगर मान लीजिए हमें दो के बारे में पता हो, दो चीज़ों के बारे में पता हो, हमें ये पता हो कि ये साइड जो है 7 है और ये साइड भी 7 है, ये एंगल 40 डिग्री है और इसका ये एंगल भी 40 डिग्री है, तो बस क्या इतनी बातों से बाकी सब अपने आप इक्वल प्रूव हो जाएंगे? सोच के देखिए, क्या ये अपने आप इक्वल प्रूव हो जाएंगे? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ये 7 और ये 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री पता नहीं कितनी दूर तक जा रहा है। ये 40 डिग्री अगर मान लिया कुछ ऐसे कर दें, डिग्रीज में तो चेंज नहीं होगा ना, इसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया, ये 7 ही रखा और इसको यहाँ से मिला दिया, क्या ये ट्राइंगल इसके ऊपर ओवरलैप कर पाएगा? देखते जाओ, केवल ऑब्जर्वेशन है, तो ये ट्राइंगल बिल्कुल भी इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पर दो की जानकारी के साथ में भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होती है। इन दो जानकारियों के साथ में भी आप ये नहीं कह सकते हो कि हम कॉन्ग्रुएंसी ले लेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी कभी भी कोई सिंगल इक्वालिटी पे या दो चीज़ों की इक्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। इसके लिए एटलीस्ट 3 चीज़ों को इक्वल होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अब अगर ये कह दिया जाए कि ये 7 है, ये 40 डिग्री, ये 6.5 और ये भी 6.5, अब जब ये 6.5 और ये 7 है ना, तो ये तीसरी साइड जितनी भी होगी इसकी उतनी ही होगी इसकी, कन्फर्म एकदम, ये चीज़ जान लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये 40 डिग्री पे ये 6.5 या 7 है, तो ये 7.5। मैंने एक एग्जांपल लिया यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, कुछ और भी हो सकता है, तो वो नाप के देखने पता चलेगा। एक रफ फिगर है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन खास बात ये है कि अगर हम इन दो फिगर्स में, देखिए तीसरी जानकारी हमारे पास नहीं है। मान लिया 7.5 हमको नहीं पता था ना, हमें 7.5 नहीं पता था, तो ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF बेटा कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। लेकिन क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि इनके बीच का क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड, साइड
एंगल साइड। ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल है, जब मैं कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाता था तो मैं कहता था कि केवल कोई 3 पार्ट्स अगर आपस में इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बोर्ड वाले बच्चों हैं तो पूरी बात क्लियरली समझिएगा, यहाँ पर आपको वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको चेंज भी करके पूछ सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा ये 7 7 और ये 6 ये 5 ये 6.5। अगर सपोज करो मैं एक ट्रायंगल और ले रहा हूँ, पेयर ऑफ ट्रायंगल और ले रहा हूँ, और इससे इस बात को समझिएगा कि मान लीजिए ये ट्रायंगल इनके, ये एंगल इनके बीच में ना होता, ये एंगल इनके बीच में ना होता, बल्कि किनारे होता। मीन्स ये वाली साइड होती 7, ये साइड होती 6.5 और ये एंगल हो जाता 40। तो ये क्या है? एस एस ए, एस एस ए। ठीक, अब जरा दूसरी बात समझिएगा कि एस एस ए इस तरह से है, और यहां पर अगर ये हो जाए 7, ये हो जाए 6.5, चलो ओके, लेकिन ये 40 हो जाए, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? उठा के यहाँ पे रखोगे ना तो ये 40 ऊपर वाला नहीं मिलेगा और इस 40 के इक्वल ये नहीं मिलेगा। 6.5 और 7 तो चलो मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी के लिए डेफिनेट और करेक्ट क्राइटेरिया जो है वो बेटा एस 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 ही है। ठीक है, एस एस ए या ए एस एस ये होंगे तो हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में प्रूव नहीं कर पाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध नहीं होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन दोनों बातों के बाद में एक चीज़ और अपनी जानकारी में ऐड कीजिएगा। अच्छा, बाकी जो रिजल्ट निकालोगे ना उसके लिए क्या कहोगे? बाय CPCT, बाय CPCT। क्यों बाय CPCT? ठीक, अब एक बात और जानकारी में ले लो। जानकारी में इस बात को ले लेना कि अगर मान लो हमने जो एंगल्स के बारे में बात किया ना, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, और ये मान लो हो जाता 60 डिग्री, हमें ये ना पता होता, हमें ये ना पता होता, ध्यान से समझना, वो 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये दो बातें हमको पता है, ये 60 40 60 40 और ये तीसरी साइड। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर यहाँ पर इस तरह से हमको केवल ये दो जानकारियाँ हैं कि एंगल्स जो है बराबर हैं और उनके बीच में पड़ने वाली जो साइड है वो भी बराबर है, तो क्या कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया बन रहा है? अगर हम इसको AAS लिख पाए तो एंगल साइड के हिसाब से अगर हम इसको लिख पाए तो क्या इस कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया बन रहा है? यहाँ पर जवाब है बिल्कुल बन रहा है। अगर ये इस तरह से करोगे तो भी सही है, इस तरह से करोगे तो भी सही है, और इस तरह से लिखोगे तो भी सही है। ज़्यादातर तो इसको ढूंढना, नहीं तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों सही है? क्यों सही है? क्योंकि 60 और 40 है अगर, तो कन्फर्म है कि तीसरा वाला जो है वो 80 होगा, तीसरा वाला जो है वो 80 होगा, और वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, होगा ना। इसलिए एंगल्स पर ये बात बेटा सच हो जाती है। लेकिन साइड एंगल साइड में आप ASS नहीं लिख सकते, ASS नहीं हो सकता, साइड साइड एंगल नहीं हो सकता, एंगल साइड साइड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एंगल एंगल साइड, साइड एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंसी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक बात और जोड़ते हैं इसमें। अब सपोज कीजिएगा एक बात पे कि क्या हम तीनों एंगल्स इक्वल लेके, दो एंगल्स की इक्वलिटी की बात हमने कर दी, तीसरा अपने आप इक्वल होगा, तीनों एंगल्स को इक्वल लेकर चलें, अगर मान लो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री, ये 30 और ये 60, ये 90, ये 30 और ये 60। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सब लोगों को? एक और देखो, ये 90, ये 60 और ये 30। क्या इन ट्राइंगल्स के बारे में आप लोग कह सकते हो कि दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, कहाँ इतना बड़ा, इतने बड़े में तीनों भर लो फिर भी अच्छी खासी जगह बचेगी। यहाँ पर 60, 90 और 30 यानी तीनों एंगल्स की एंगल 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 लेकर हम कभी भी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव नहीं कर सकते। वो सिमिलरिटी का पार्ट है ना, सिमिलरिटी हम लोग 10th क्लास में देखेंगे अभी, इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट वन साइड, कम से कम किसी एक साइड के बारे में बात होनी ज़रूरी है। तीनों एंगल्स पर ही आप कभी भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं निकाल सकते हो। एटलीस्ट कम से कम कोई एक साइड होगी, दो हो बहुत अच्छा, और तीनों हो तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। दो साइड्स में हम SAS ले सकते हैं, SSA या ASS नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। लेकिन दो एंगल्स अगर हैं तो उसको हम लोग ASA भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग AAS भी या SAA भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी जानकारी आपके पास में अगर है तो अगला चैप्टर आपके लिए आसान है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्सरसाइज कल के वीडियो से शुरू करूँगा। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंडीशन ये है भैया कि ये AB एक कोई लाइन सेगमेंट है, AB कोई लाइन सेगमेंट है, और लाइन L जो है वो एक कोई लाइन L है, और वो लाइन L किस तरह से है ये ध्यान रखिएगा। लाइन L कुछ इस तरह से है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB है, यानी कि AB को, ये जो लाइन L आप देख रहे हो, ये बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है, और किस तरह से, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमने बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मतलब इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा ये आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हो कि ये जो हमने लाइन सेगमेंट AB लिया है, तो लाइन सेगमेंट हमने AB लिया है, इस लाइन सेगमेंट AB को अगर लाइन L ने M पर काटा है तो AM बराबर है BM के। इतनी बात तो सब लोग समझ गए हैं। अब उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, इफ़ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, सपोज करो यहाँ पर लाइन L पर कोई पॉइंट P लाई कर रहा है, सो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो P जो है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। कहने का मतलब ये हुआ ये इसके बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब इन सारी बातों को देखें जरा ध्यान से देखिएगा। हमको दिया हुआ है गिवन L परपेंडिकुलर टू AB वेयर AM इज इक्वल्स टू BM, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए। ठीक है, इतनी बात हमको दी हुई है, और उसके बाद हमें करना है टू प्रूव। टू प्रूव क्या प्रूव करना है आपको, AP इक्वल्स BP। अब यहां पर आप देखिए दो ट्राइंगल मैं आपको दिखाता हूं। इन ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BMP, AMP और BMP हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में जरा गौर करिएगा। अगर मैं कह रहा हूं AM इक्वल्स टू BM और एंगल M इक्वल्स टू एंगल, पूरा नाम लिख देता हूँ, M में कंफ्यूजन होगा, M कॉमन है दोनों में। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंगल PMA इज इक्वल्स टू एंगल PMB। देखिए ये है गिवन, यहाँ पे रीजन देंगे 90 डिग्री ईच। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ जो हम जानते हैं वो ये है कि PM इज इक्वल्स टू PM। ये लाइन क्या है, ये लाइन कॉमन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एक्सरसाइज में, है ना। ये लाइन PM इज इक्वल टू PM क्यों, कॉमन है, तो कॉमन लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हो ये क्या आप देख पा रहे हो, साइड एंगल साइड। तो आप कहोगे बाय SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल AMP और ट्राइंगल BMP ये कैसे हो गए भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कहोगे देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू BP। क्यों, बाय CPCT।
corresponding part of congruent triangles by CPCT AP is equals to BP। तो corresponding parts में न सिर्फ ये इसके बराबर होगी बल्कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये सारे बराबर हो जाएंगे ना, हमको जिसकी ज़रूरत थी वो हमने लिख दिया बाय CPCT। हाँ, तो प्रूव्ड, तो ये बात प्रूव हो गई है। अब अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा इस एक्सरसाइज को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। वो एक्सरसाइज होगी आपकी एक्सरसाइज 7.1। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही बेटा, थैंक यू।